Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you're doing well. Today we are going to discuss about strategy for SSC CGL 2024 examination. मुझे कुछ दिन से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे SSC CGL 2024 से रिलेटेड कि हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, हमें कौन से कोर्सेज लेने चाहिए, कौन से टीचर्स अच्छे हैं मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, हमें क्या मॉक लेना चाहिए, एग्ज़ाम कब होगा, कितने मंथ्स का हमें टाइम लगता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, और भी बहुत सारे डाउट्स जो आ रहे थे वो मैंने कंबाइंड करके आपको एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैंने कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो शेयर करे हैं जो आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। So before starting the video, I would like to ask you, why are you preparing for SSCGL examination? What is the reason? Your reason should be very clear to you. इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आप क्यों SSCGL एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो सकता है अपने पेरेंट्स को आप प्राउड फील करवाना चाहते हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड है आप, हो सकता है आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस इम्प्रूव करनी है, या फिर हो सकता है आप कोई पोजीशन चाहते हो जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हो, या फिर आप CSS में जॉब चाहते हो। तो आपका रीज़न जो भी है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रीज़न बहुत ही क्लियर होगा तभी अब आप मेंटली प्रिपेयर हो पाओगे SSCGL एग्जामिनेशन में जो भी हर्डल्स आएंगी उनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप जो ये पूरा टाइम प्रिपरेशन का टाइम है उसमें बहुत सारे इश्यूज आपको मिलेंगे और आप हो सकता है डिस्ट्रैक्ट हो, तो आपका जो वाई रीज़न है वही आपको हेल्प करेगा आपका फिर से प्रिपरेशन को स्मूथली करने में। अगर आपका वाई रीज़न आपको पता है कि आप क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो SSCGL एग्जामिनेशन की, देन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं भी चेक करूँगी कि आप किस लिए SSCGL एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, और आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप स्टक हो रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है अपनी प्रिपरेशन में, तो आप अपना कमेंट आके चेक करो कि आपने क्यों डिसाइड किया था SSCGL एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। ऐसे आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखोगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड कुछ 7-8 मंथ्स का रहता है। हो सकता है इस टाइम में आप बहुत बार डिस्ट्रैक्टेड फील करो। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम नोटिफिकेशन एंड डेट की। तो प्रोबेबली इन मार्च आपका एग्ज़ाम होगा। अभी वैसे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है SSC की वेबसाइट पे, तो पर आपका एग्ज़ाम मार्च में हो सकता है नेक्स्ट ईयर 2024 में, विच मीन्स आपके पास 7 to 8 मंथ है अपनी प्रिपरेशन के लिए। 7 to 8 मंथ के बाद आपकी मार्च में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले Tier 1 है विच इज़ प्रीलिम्स, Tier 2 है विच इज़ मेंस एग्जामिनेशन। Tier 1 1 घंटे का होगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, विच मीन्स आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश के, 2 मार्क्स ईच, विच मीन्स 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा Tier 1 का। Tier 2 की बात करें या मेंस की बात करें तो ये 2 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें 1 घंटे आपको रीजनिंग और मैथ्स के लिए मिलेंगे, 1 घंटे आपको मिलेंगे जीके और इंग्लिश के लिए। इसके अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चंस, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश में आपके पास 45 क्वेश्चंस और जीके में 25 क्वेश्चंस होंगे। पहले जीके और रीजनिंग मेंस के एग्ज़ाम में नहीं होता था, जो कि अब ऐड हो गया है, और ये 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके होंगे। इसके अलावा 2 घंटे के बाद 15 मिनट का आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आपको ये क्वालिफाई करना है। 60 मार्क्स का आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा। आफ्टर दैट आपको एक DEST का एग्ज़ाम देना है, विच इज़ टाइपिंग टेस्ट का आपका 15 मिनट का एग्ज़ाम उसी दिन करवा लिया जाएगा। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, विच मीन्स अगर आप कंप्यूटर या फिर टाइपिंग टेस्ट किसी में भी अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन दोनों को ध्यान से प्रिपरेशन में
इंक्लूड करें और इनकी भी तैयारी करें। अगर आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करोगे या मैथ्स में अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, पर अगर आप कंप्यूटर में स्कोर नहीं कर पाए अच्छा, तब भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब आपका एग्ज़ाम के लिए टारगेट स्कोर क्या करना है आपको, तो प्रीलिम्स के लिए आपको 150 का टारगेट लेके चलो। जब आप 150 का टारगेट लेके चलोगे तब आपके 140 130 मार्क्स आएंगे। इतना ही आपको चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। तो एटलीस्ट आप टारगेट करो 150 160 आप स्कोर करो प्रीलिम्स में, जैसे आप मेंस के लिए क्वालिफाई करो। और मेंस में आपको अगर आपको पोस्ट चाहिए तो एटलीस्ट आपको 340 350 तक टारगेट करना पड़ेगा, तब आपको कोई मेंस के थ्रू पोस्ट मिल पाएगी। तो ये आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है कि आपको टारगेट कितना लेके चलना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन, स्टार्टिंग से ही आप मेंस को लेके प्रिपेयर करो, प्रीलिम्स की आपको तैयारी नहीं करनी है। अगर आप मेंस की तैयारी करोगे स्टार्टिंग से ही तो प्रीलिम्स की तैयारी ऑलरेडी हो जाएगी, क्योंकि मेंस में ज़्यादा बड़ा पेपर आते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इन कंपैरिजन टू प्रीलिम्स। तो आपको ये माइंड में लेके चलना है कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स की, क्योंकि प्रीलिम्स के 1-2 महीने बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करोगे इन 7-8 महीने में, तो फिर आप 2 महीने में मेंस की तैयारी कैसे कर पाओगे। तो आपको वही माइंडसेट लेके चलना है कि मुझे मेंस की तैयारी करनी है। अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और आप मेंस में अपेयर हो सकते हो। इंग्लिश में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसके ज़्यादा हैं, 45 क्वेश्चंस आपकी इंग्लिश से आएंगे। तो इंग्लिश पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। साथ ही मैं कहूँगी जीके पे भी फोकस करना, क्योंकि पहले जीके जो था सिर्फ प्रीलिम्स में होता था, बच्चे इतना ध्यान नहीं देते थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, सिर्फ उनको प्रीलिम्स क्लियर करना होता था। बट अब ये मेंस में भी ऐड हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जीके को अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि यही आपकी रैंक डिसाइड करेगा। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में सब अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, उसमें सब अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट जीके में हर कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे जीके में तो आप अच्छी रैंक ले सकते हो। नाउ आपका टाइम टेबल क्या रहेगा पूरे प्रिपरेशन के दौरान, तो यहाँ मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ। आप अगर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं तो उसकी बात नहीं कर रही हूँ। सेल्फ स्टडी की अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो कम से कम आपको 6 घंटे डेली देने हैं, जिसमें मैथ्स के लिए 2 घंटे होने चाहिए, रीजनिंग के लिए 1 घंटा इनफ है। 1 घंटे में आप आधा घंटा कोई एक टॉपिक ले सकते हैं और दूसरे आधे घंटे में कोई दूसरा टॉपिक, ऐसे आपके 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे एक दिन में। ऐसे आपको रीजनिंग की प्रिपरेशन करनी है। इंग्लिश में 1 घंटा दिया है, इस 1 घंटे में आपको वोकैबुलरी करनी है 15-20 मिनट की, ग्रामर के आपको नोट्स बनाने हैं, ग्रामर पढ़नी है और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट करना है। जीके में आपके 2 घंटे हैं। स्टार्टिंग में आप 2 घंटे दे सकते हो, बाद में जीके में कम कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप नोट्स बनाओगे, सब्जेक्ट वाइज एक एक चैप्टर को पढ़ोगे, उनके नोट्स बनाओगे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए जीके के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जीके के 2 घंटे लिखे हैं। बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो, इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे सकते हो जब आपको कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट प्रिपेयर करना है, और जीके के लिए आप टाइम रिड्यूस कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 6 घंटे की वजह आप 8 घंटे भी अपने दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। बट ये मैंने मिनिमम आपको 6 घंटे तो देने ही हैं। वीकेंड पे आपको रिवीजन करना है, 2 घंटे का अलग से टाइम रखना, सैटरडे को 2 घंटे, संडे को 2 घंटे, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है वो आपको रिवाइज भी करते चलना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई वोकैबुलरी याद कर रहे हो और आपने 1-2 हफ्ते बाद उसको रिवाइज ही नहीं किया तो आप उसको भूलते जा रहे हो, या फिर आपने कोई जीके में चैप्टर पढ़ लिया है और फिर वो 1-2 हफ्ते बाद आप भूल गए हो। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जो भी आप पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज करते रहो वीकेंड्स पे। Now we are going to discuss what are the book list and other sources that we need to follow during our preparation. तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 6-7 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, वो सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, आप पिनिकल की बुक ले सकते हो, उससे आप सारे क्वेश्चंस लगा लो, उसमें सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके अलावा अगर आप
किरण पब्लिकेशन की बुक अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पिनेकल बता दिया तो आप फिर नई बुक लेने जा रहे हो। अगर आपके पास किरण है तो आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं चैप्टर वाइज। मैथ्स के लिए अपनी एक कॉपी बनानी है जहाँ पे सारे थ्योरम्स लिखी होंगी, सारे फॉर्मूलाज लिखे होंगे। नाउ इंग्लिश, इंग्लिश को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट। तो ग्रामर के लिए नीतू सिंह की जो मैम की बुक है पार्ट 1 प्लिंथ टू पैरामाउंट, आप उससे नोट्स बना लो अपने और उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। वो मोर देन इनफ है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो इंग्लिश में वोकैबुलरी के लिए आप ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हो। ब्लैक बुक में से सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसमें दे रखे होंगे, वो आप कर लो। इसके अलावा और भी वोकैबुलरी होगी, वो सारी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वोकैबुलरी याद करनी है रूट वर्ड के थ्रू तो आप मनीषा मैम की जो रूट वर्ड वाली बुक है उससे प्रिपेयर कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट के लिए आप पिनेकल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वही आपको लगाने हैं। ऐसा मत करना कि आप न्यूज़पेपर ले रहे हो, उनको पढ़ रहे हो, उसमें रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट आपको एसएससी के रिलेटेड देखना है। एसएससी में कैसे कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, कैसे पैसेजेस आते हैं, कैसे क्लोज टेस्ट आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे उसमें आपको मोर देन 100 पैसेजेस मिल जाएंगे, आप उनको लगाओ, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जीके के लिए मैं कहूँगी लूसेंट बुक आती है वो आप ले सकते हो। लूसेंट से चैप्टर वाइज अपने नोट्स बना लो, उसी को आपको पढ़ना है। और अगर आपको रिवीजन करना है जो भी आपने पढ़ा है तो लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है क्वेश्चंस की, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं और एसएससी के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके आप एमसीक्यू दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये दोनों बुक इनफ हैं अगर आप जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो। एक करंट अफेयर के लिए मैं बताऊंगी कि अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम आने वाला हो उसके आसपास आप सिर्फ मंथली कंपाइलेशन जो आती हैं उनको पढ़ लेना, दैट विल बी मोर देन इनफ। रीजनिंग के लिए एक बुक इनफ है अगर आप पिनेकल से प्रिपेयर करते हो। उसमें चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, 1 बाय 1 आप सारे चैप्टर्स ख़त्म करो। अगर आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं उसी को बार बार आपको रिवाइज करना है। तो मैं कहूँगी रीजनिंग के लिए एक बुक इनफ है। कंप्यूटर जो आपकी मेंस एग्ज़ाम में ऐड हो गया है, इसके लिए एक किरण पब्लिकेशन की बुक आई है नई, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं कंप्यूटर के और भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले सकते हो। अब एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, जो भी आप बुक लिस्ट आपने अभी प्रिपेयर करी है अपने लिए उसको आपको बार बार अपनी प्रिपरेशन के दौरान चेंज नहीं करना है। मल्टीपल बुक वन टाइम नहीं, वन बुक मल्टीपल टाइम, विच मीन्स एक ही बुक को बार बार प्रैक्टिस करो, ना कि आप बार बार डिफरेंट डिफरेंट बुक से एक एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर एक बार आपकी पूरी बुक ख़त्म हो जाती है, आपके पास प्रैक्टिस का टाइम बचता है, तो आप फिर से वही बुक आपको वापस लगानी है, उसमें से ही आपको क्वेश्चंस वापस लगाने हैं। फोमो ऑफ न्यू बुक्स पीडीएफ, बच्चों को अक्सर फोमो हो जाता है न्यू बुक्स देखने से, क्योंकि मार्केट में हर दिन कुछ ना कुछ न्यू बुक्स लॉन्च हो रही है और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐड करते रहते हैं नए मॉक टेस्ट का, नई बुक्स का या फिर कोई पीडीएफ का। बट आपको अपने लिए फोमो नहीं क्रिएट करना, क्योंकि आपने जो सोर्सेज अपने लिए डिसाइड किए हैं वो बेस्ट हैं। आपको उसके अलावा और भी कोई सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। रोज़ कोई अगर नई बुक आ रही है तो आपको मार्केट जाके उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सोर्सेज अपने लिए डिसाइड किए हैं, स्टिक टू दो सोर्सेज ओनली। एक डाउट ये आता है कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग हमको लेनी पड़ेगी अगर हम ऐसा सीजल के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए मैं कहूँगी अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको सेल्फ स्टडी से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है मैथ्स के, जीके के, इंग्लिश ग्रामर हो गई जैसे, और रीजनिंग में अगर आप कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप कोचिंग के बारे में सोचो। नहीं तो आप सेल्फ स्टडी से या फिर यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, उससे अगर आप पढ़ोगे तो भी आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। अब जो बच्चे कोचिंग लेने की सोच रहे हैं और उनको डाउट आता है कि वो ऑनलाइन कोचिंग ले या ऑफलाइन कोचिंग ले,
सो आई सजेस्ट गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग बिकॉज़ वो ज़्यादा कन्वीनियंट है आजकल। आपको कोई दूसरे शहर नहीं जाना या फिर आपको दिल्ली नहीं जाना। अगर आप दिल्ली के नहीं हो, किसी दूसरे सिटी के हो, ठीक है, आपको ट्रैवलिंग करने का आपका टाइम बचेगा। और जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें भी मोर देन 100-500 बच्चे होते हैं जो एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो आपका जो अकेले का जो डाउट है वो सॉल्व नहीं कर सकता टीचर। अगर आप ऑनलाइन क्लास लोगे तो आप ज़्यादा फोकस करके अपने घर पे बैठ के ही पढ़ाई कर सकते हो और बार बार रिपीट कर सकते हो। जो चैप्टर आपको समझ नहीं आया वो आप रिपीट करके भी पढ़ सकते हो। तो आई सजेस्ट ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छी होती हैं, उसमें कंटेंट सारा प्रोवाइडेड होता है। ऑफलाइन कोचिंग में मोस्टली टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर 1 घंटे की आपकी कोचिंग है या 2 घंटे का अगर आपका मैथ्स का सेशन है, उसमें आपको मुश्किल से आधा 1 घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा और मुश्किल से आपको 1 घंटा पढ़ाई करने को मिलेगा। तो बेटर है अपना टाइम सेव करो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि अगर आप टाइम सेव करोगे तो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में उसको यूटिलाइज कर पाओगे इस टाइम को, और ऐसे आप बाकी बच्चों से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। सो फॉर दैट रीज़न आई विल सजेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। नाउ मॉक की बात करें तो मॉक आपको टेक्स्ट बुक का एक मॉक ले लेना। इसके अलावा एक मॉक आप और कोई भी ले सकते हो। सिर्फ एक मॉक के भरोसे मत रहना कि आप टेक्स्ट बुक के ही मॉक लगा रहे हो, क्योंकि फिर आप सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगी। एक और कोई मॉक, बहुत सारे मॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उसमें से कोई भी एक मॉक ले सकते हो। मॉक के साथ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है मॉक का करना, तो वो ध्यान रखना। अगर आप जो भी मॉक लगा रहे हो साथ में उसका एनालिसिस भी करो। हाउ टू डू मॉक एनालिसिस, अगर आपको एक सेपरेट मैं इस पे वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे आप मॉक का एनालिसिस कर सकते हो। पर आपको एनालिसिस ज़रूर करना है। अगर आप जो भी मॉक लगा रहे हो, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टफ लगेगा एनालिसिस करना, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, क्योंकि मॉक आप 1 घंटे में दे लोगे, पर आप पूरा एनालिसिस करोगे उसका बैठ के कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही था, किस में ज़्यादा टाइम लगा है, क्या गलतियाँ आपने करी हैं, उसमें आपको हो सकता है 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाए और आपको पूरा नोट भी करना है। बट ये स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, आपको लगेगा आपको टाइम वेस्ट हो रहा है, बट टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप जब एनालिसिस करोगे तभी आप अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो। तो मॉक्स का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मॉक्स देने कैसे हैं? सबसे पहले आपको सेक्शनल मॉक्स देने हैं। स्टार्टिंग के 3 महीने आपको बिल्कुल फुल मॉक्स मत देना, आप ऐसे डीमोटिवेट हो सकते हो, क्योंकि अभी आपके बेसिक ही क्लियर नहीं है और आप अगर फुल मॉक्स दोगे तो आपके ऑब्वियसली मार्क्स कम आएंगे। तो आप सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो स्टार्टिंग में, अगर आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो गया है या परसेंटेज के क्वेश्चंस लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक पे आपको सेक्शनल मॉक्स मिल जाएंगे, तो आप सेक्शनल मॉक्स 2-3 महीने के लिए, 3-4 महीने बाद जब आपकी मोर देन 50-60% की प्रिपरेशन हो गई है, उसके बाद आप फुल मॉक्स दे सकते हो। फुल मॉक्स भी आपको वीकली वंस देना है और उसको साथ में एनालिसिस भी करना है। तो आप हो सकता है सैटरडे को और संडे को आप मॉक दो और साथ में उसका एनालिसिस करो। तो वीकली वंस आपको या वीकली ट्वाइस आपको मॉक लगाने हैं और उनका एनालिसिस करना है। जब आपका एग्ज़ाम आने वाले हो, सपोज़ आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 1 महीने बाद आने वाला है, तब आप ज़्यादा मॉक दे सकते हो, जैसे वीकली 2 मॉक दे सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको वीकली वंस मॉक देने हैं। सेपरेट आप नोटबुक बना लेना, जो भी आप एनालिसिस नोट कर रहे हो, जो क्वेश्चंस आप गलत करते हो या कोई सिली मिस्टेक करते हो या फिर कोई फॉर्मूला ऐसा है जो आप भूल जाते हो, तो आप वो एक सेपरेट नोटबुक बना लेना अपनी एनालिसिस के लिए। उसमें आप ये भी नोट करना कि आपके वीक चैप्टर्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं। वीक चैप्टर्स आप, अगर हो सकता है स्टार्टिंग में आपके 10 वीक चैप्टर्स या 12 वीक चैप्टर्स आएँ, बट धीरे धीरे करके वो कम होते जाएंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में वीक हो, आप किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो, तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे इन द एरियाज़ वेयर यू आर वीक। जब हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम कंपटीशन को देखकर डर जाते हैं। एक फ़ियर रहता है हमारे मन में, क्योंकि हमें लगता है कि 30 लैक्स बच्चे लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट 15 लैक्स होते हैं जो एक्चुअली उसमें से अपीयर्ड होते हैं, और उसमें से भी 1-2 लाख बच्चे ही होते हैं जो सच्ची में एग्ज़ाम के लिए सीरियस होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये मत सोचना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्या आपको पोस्ट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी।
एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है अक्सर कि हम आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं क्या? अनदर क्वेश्चंस पीपल आस्क दैट हम लोग आर्ट साइड के बच्चे हैं या फिर हमने बीटेक नहीं किया है, बीएससी करा है, तो हाउ कैन वी compete विद बीटेक स्टूडेंट्स? बीटेक स्टूडेंट्स ही हैं जो एसएससी एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। बीटेक स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका सिर्फ मैथ्स अच्छा होगा या फिर उनकी सिर्फ रीजनिंग अच्छी होगी, पर अगर आप अपने इंग्लिश पे अच्छे से वर्क करोगे और जीके में अच्छे से वर्क करोगे तो आप उनसे भी आगे निकल सकते हो। सो यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हर साल एसएससी का एग्ज़ाम निकालते हैं जो कि बीटेक स्टूडेंट्स नहीं होते, इवन वो आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं या फिर जो बहुत वीक होते हैं मैथ्स में या फिर इंग्लिश में, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक मैथ्स आती है। अगर आप मैथ्स देखोगे तो 9th 10th क्लास की आती है, तो फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप compete कर रहे हो बीटेक के स्टूडेंट से। इवन इफ़ यू आर competing with आईआईटी स्टूडेंट्स, यू जस्ट हैव टू वर्क अपॉन योरसेल्फ। यू आर योर ओन कंपटीशन, कोई आपका कंपटीशन और नहीं है। आपको खुद से compete करना है, खुद को डेली बेटर करना है। आपके पास 7-8 महीने हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। अच्छे से प्रिपेयर करो, सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दो, रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करो, तो आप भी आगे निकल सकते हो। Doesn't matter you are coming from a art background or you are coming from a commerce background, साइंस के बच्चे ही नहीं है जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम निकालते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो में मैंने जो भी डिस्कस किया है, आप एक पेन और पेपर लेके उसको नोट कर लो। जो भी, मैं ये नहीं बोलती कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो, पर जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हैं उनको नोट करो और उनको फॉलो करना। ऐसे आप अपने लिए पहले एक स्ट्रैटेजी बना लो। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो डायरेक्टली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो। पहले आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए कि आपका टारगेट स्कोर क्या होगा, आपको कितने मार्क्स अचीव करने हैं, क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी है, और तब जाके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ और ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत करो, मुझे भी फॉलो मत करो और किसी और को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप अपने लिए खुद एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करो। किसी के कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगेंगे और कुछ पॉइंट्स किसी दूसरे पर्सन के अच्छे लगेंगे, तो आप अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी बिल्ड करो और तब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करना अगर आपके पास कोई भी डाउट है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।